Uh, okay, so द फर्स्ट टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग भी होगी और नेगेटिव भी होगी और ओपिनियंस भी आपके होंगे। उसके बाद एक और जो टॉपिक है वो है एनिमल राइट्स का। आपको टास्क टू में एनिमल्स से रिलेटेड क्या कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप क्या कहते हैं एनिमल्स राइट्स हैं तो क्या कहते हैं एनिमल्स पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं जो जूस होते हैं पेट के तौर पे एनिमल्स को रखते हैं, वाइल्ड एनिमल को, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। सिटीज से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है जिसमें अर्बनाइजेशन हो सकता है। नेगेटिव्स ऑफ सिटी लाइफ, यानी कि जो सिटी लाइफ के नुकसान है तो उसके बारे में हो सकता है। पेडेस्ट्रियन एरियाज, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए क्या कहते हैं एरियाज होते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्राइम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पुलिस आ गया, क्राइम प्रिवेंशन, पनिशमेंट्स, प्रिजन्स, रिहैब आ गया, कैपिटल पनिशमेंट्स, कम्युनिटी सर्विस और क्राइम इन द मीडिया। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो उसमें टॉपिक्स हो सकते हैं बेनिफिट्स, स्टडिंग अब्रॉड हो सकता है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, हायर एजुकेशन, होम स्कूलिंग, बैड बिहेवियर इन स्कूल, उसके बाद कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसके बाद सिंगल सेक्स एजुकेशन एंड स्ट्रीमिंग ग्रुप चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं एजुकेशन के डोमेन के अंदर। देन इन्वायरमेंट के डोमेन के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, सॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, वेस्ट, रबिश, रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस, देन न्यूक्लियर पावर, नेगेटिव्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। और इसमें क्या कहते हैं मजीद टॉपिक्स भी ऐड हो सकते हैं, जैसे वाटर का भी हो सकता है, वाटर इश्यूज का भी हो सकता है। उसके बाद अगर फैमिली से रिलेटेड होगा टॉपिक तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं। फैमिली साइज, वर्किंग पेरेंट्स, नेगेटिव साइड ऑफ चिल्ड्रन, डाइवोर्स, केयर फॉर ओल्ड पीपल। देन अगर जेंडर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हुआ तो जेंडर एंड एजुकेशन, ये भी काफी हॉट टॉपिक रहा है। जेंडर एंड वर्क, डेफिनेटली वुमेन एंड मेंस रोल इन द फैमिली, तो ये टॉपिक्स हो सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ये भी हो सकता है। ग्लोबल इश्यूज में अगेन क्या कहते हैं इसमें वार्स भी आ सकती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकती हैं, लोन्स भी आ सकते हैं इसमें, इमिग्रेशन भी एक काफी क्या कहते हैं अहम पहलू है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज, और क्या कहते हैं हाउ टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। गवर्नमेंट और सोसाइटी में ये सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं। व्हाट गवर्नमेंट्स कैन डू, पब्लिक सर्विसेज, सेंसरशिप, video camera in public places, smart cards, disabilities एंड गन एंड वेपन्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं। और इसी तरह सो काफी लंबी लिस्ट है। वर्क्स, वाटर, अच्छा वाटर का अलग टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, टूरिज्म। तो ये कुछ ना टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप ना प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। अब क्या है कि आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करते हुए टास्क टू के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में लिखना है, तो इससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपसे आपको टास्क टू में क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, आप अपने जहन में फौरन से क्या कहते हैं पैटर्न बना लेंगे कि क्या क्या आप लिख सकते हैं इसमें। इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में लिख सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में लिख सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पर आप ना अपने आप को प्रैक्टिस दें, ताकि ना क्या कहते हैं आपके पास लिखने के लिए काफी कुछ मवाद हो। ये ना हो कि जब आप लिखने बैठे 250 वर्ड्स का ऐसे, तो आपको आइडियाज जो है ना आपके पास, उन आइडियाज की कमी आ जाए। तो अगर डेफिनेटली अगर पेपर में के दरमियान ये हुआ तो आपका जो बैंड है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगा। तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आज हम क्या करते हैं, अ, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए थे। यहाँ पे देखें, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आइल्स के एग्जाम में से ही हैं। इसमें से मैंने क्या कहते हैं जो न्यू वाले हैं ना 2023 के, वो जैसे कि ये है समथिंग मीडिया,
तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना मैंने कुछ को ओपन किया है। आज हम उन्हें देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह से वो आंसर कर रहे हैं और लिंकिंग वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हैं और इस तरह से रिलेटेड डिफरेंट चीज। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल लाइव्स। तो ये क्वेश्चन देखें, साइंस और जो है इम्प्रूवमेंट इन पीपल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और नीचे है लिखा हुआ टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी क्वेश्चन टाइप है। ये तो क्वेश्चन में ही क्लियर हो रहा है कि ये एग्री और डिसएग्री है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, ये रहा ओपिनियन, एग्री और डिसएग्री टाइप ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन को देखने में कि क्वेश्चन की टाइप कौन सी थी। अब इन्होंने यहाँ पे इससे आंसर करने के लिए ना देखें, यहाँ पे पैटर्न दिया है। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, वी विल पैराफ्रेज द ओवरऑल एसे इन द मेन टॉपिक। अगेन हम इस जो क्वेश्चन की ये लाइन है, इस लाइन को रिफ्रेश करेंगे, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे और राइट अ क्लियर ओपिनियन। और जो हमारा ओपिनियन होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, or if we agree with the statement, we will write a clear opinion. Then we, in the next two paragraphs, the first one and the second one, we will support our opinion with the relative examples. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं कि राइट अ टॉपिक सेंटेंस विद द क्लियर मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस में द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ साइंस। तो ये आ गया फर्स्ट, क्या कहते हैं, हम लिखेंगे इसके बारे में। देन वी विल एक्सप्लेन आवर मेन आइडिया। और डेफिनेटली एग्जांपल्स हम देंगे, अगर कोई स्पेसिफिक होगी तो वो दे देंगे, वरना हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना के हम उस एग्जांपल को यूज करते हुए अपनी, क्या कहते हैं, जो ऊपर वर्डिंग हमने लिखी होगी उसे सपोर्ट करेंगे। इसी तरह सेकंड बॉडी पैराग्राफ में क्या कहते हैं, हम एक तरफ हो गया एग्री वाला पार्ट, अगर हमने एग्री के बारे में लिख दिया है, देन हम डिसएग्री के बारे में लिखेंगे। तो उसके लिए अगेन क्या कहते हैं, नया पैराग्राफ, नई वर्डिंग, specific examples, और क्या कहते हैं, add as much information as you can, make sure it links logically। तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी होगी, जिससे कोहेरेंस एंड आई थिंक एक और था वर्ड यहाँ पे, कोहेरेंस एंड कोहेजन, यस। तो लॉजिकली कनेक्टिविटी हमारे ओवरऑल ऐसे में होनी चाहिए। At the end, in conclusion, we will summarize our main ideas and include a final result। तो यहाँ पे इन्होंने एक हमें स्कोर दिया है बैंड 8 इस पैराग्राफ का, इसे हम देख लेते हैं। आप में से क्या कोई इसे रीड करना चाहेगा? ओके, चलिए मैं रीड कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास स्कोर बैंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्टार्ट किया है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आर अकरिंग एट अ ग्रेट रेट, बट सम ऑफ देम डू नॉट seem to be help to people. In fact, sometimes scientific innovations are regulated by those who invented them। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, ये जो कीवर्ड है साइंटिफिक डेवलपमेंट, अगर आप इस वर्ड को देखें तो अगेन उन्होंने ये वर्ड यहाँ पे इस तरह से यूज किया है साइंटिफिक इनोवेशंस के तौर पे। तो थोड़ा सा चेंज करने से उन्होंने ना, देखिए, इस वर्ड को अगेन एंड अगेन इस तरह से यूज किया है। तो ये जो वर्ड्स ब्लू में, क्या कहते हैं, हाईलाइट है ना यहाँ पे, वो हैं, क्या कहते हैं, फ्लुएंसी को दिखाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो वर्ड्स यहाँ पे पर्पल में लिखे हुए हैं, वो हैं कनेक्टिंग वर्ड्स टू improve coherence in the writing। Scientific developments are occurring at a great rate, but some of them do not seem to be help to people। In fact, sometimes scientific innovations are regulated by those who invented them। This essay will argue that science should never harm people,
but scientists should aim to further their understanding as much as improve people life. तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहते हैं इसी जो लाइन थी इसे थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सटेंड किया है और रिफ्रेश करके लिखा है। देन जो यहाँ पे उन्होंने लिखा था राइट अ क्लियर ओपिनियन इन इंट्रोडक्शन, उन्होंने यहाँ पे दिस ऐसे विल आर्गू डैट, तो इस लाइन में अपना एक क्लियर ओपिनियन दिया है राइटर ने। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में ऑन वन हैंड, आप देखें ऑन वन हैंड इसका क्या मतलब है कि वो आगे हैं इसकी एग्री वाली साइड पे या डिसएग्री वाली साइड पे। On one hand, there is a strong argument that the public good should be the top priority of the scientists. They are the ones who have potential to make discoveries and invent things that can be change the world. अब इस पैराग्राफ में ना देखें उन्होंने क्या बात की है। इस जो हमें क्वेश्चन दिया है ना उसमें देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, साइंस का एम और इम्प्रूवमेंट इन द पीपल लाइफ। अब साइंस किस तरह से इम्प्रूवमेंट करती है पीपल के लाइफ में, तो उसका जो क्या कहते हैं हम डे टू डे एग्जांपल्स में देखते हैं तो वो है साइंस की डिस्कवरीज और क्या कहते हैं जो वो हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने इसी चीज को क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिसिन है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट है। तो डे टू डे चीजों को ना उन्होंने यहाँ पे आइडिया के तौर पे लिखा है। Electricity, modern medicine, telecommunication and the internet are just of the scientific innovations। अब देखें स्टार्टिंग में उन्होंने साइंटिफिक इनोवेशंस लिखा था, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने साइंटिफिक इनोवेशंस जो कि ये चीजें हैं उन्होंने इसे अपने अगले ऐसे में राइटिंग में यूज किया। तो ये क्या चीज है, ये है कोहेरेंस एंड कोहेजन, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन है वो पिछली लाइन को सपोर्ट कर रही है लॉजिकली तौर पे। तो इस तरह से क्या हो रहा है हर लाइन में ना लिंक क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई और बात की देन अगली लाइन में कोई रैंडम अगेन कोई चीज कोई रैंडम बात कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं कोहेरेंस। On the other hand, some scientists do research just in the hope of adding to their knowledge। अब ये आ गया नेगेटिव साइड कि जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च सिर्फ सिर्फ अपने लिए करते हैं। While they should make absolutely sure that their experiment do not harm, they may not know until they have finished. Now their findings will be used in whether they will improve people's lives. The scientist Nobel invented dynamite to help with mining, not knowing that it would be one day be used in the weapons. Has the scientist who discovered the life-saving drug penicillin did not quite by chance। अब देखें वो बात कर रहा है कि डायनामाइट जो इजाद हुआ था वो हुआ था माइनिंग के लिए, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता था कि वो एक दिन वेपन्स में भी यूज होगा, जिसे बारूद कहते हैं उर्दू में। और इसी तरह से जो पेंसिलिन था लाइफ सेविंग ड्रग, वो क्या कहते हैं इसके साथ साथ आज के दौर में आई थिंक उसमें भी यूज हो रहा है ड्रग्स में। तो ये उन्होंने दो एग्जांपल्स दी हैं साइंस की जो डिस्कवरी और इनोवेशन है उसकी नेगेटिव साइड को दिखाने के लिए। देन ओवरऑल इट सीम्स दैट साइंस शुड improve the people life and that ought to be one of its aims। However, knowledge and discovery are aims in themselves and are just as important for scientists। Sometimes scientists do not know how their scientific breakthroughs will be used until their work is done। तो ये एक ओवरऑल ऐसे है 250 वर्ड्स का, 253 वर्ड्स का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉजिकली वर्ड्स को कनेक्ट किया है और वो कैब यूज की है। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को उन्होंने अगेन यहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशंस का नाम दिया है, एम टू फर्दर देयर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो वो कैब यूज की है इसकी जगह वो लिख सकते थे इम्प्रूवमेंट का वर्ड जो हम सिंपली यूज करते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल ऐसे है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने लिखना है। किसी का यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो? तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन है पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। अब देखें ये किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर
यहाँ पे मैंने पीछे हमने देखा था, तो ये आ रहा है इन्वायरमेंट की कैटेगरी में। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड सीज इज अ मेजर कंसर्न फॉर पीपल हु सीक टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो ये हमें एक लाइन दी है और इस पर हमने ऐसे लिखना है, व्हाट आर द पॉसिबल काजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस एंड व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव एन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो ये हमें क्वेश्चन दिया, उस पर हमने ऐसे लिखना है। अब आप में से कोई क्या कहते हैं, गेस करेगा ये क्वेश्चन टाइप कौन सी है? एनीवन? चैट में आंसर आया है रीजनिंग। ओके। मजीद क्या कहते हैं कोई? चैट में अगर आंसर करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है माइक को ओपन करने में। तो आई थिंक आज कोई भी बोलने के मूड में नहीं है। तो देखें, रीजनिंग तो ओवरऑल पूरी की पूरी ऐसे में होगी, क्योंकि हम अपने ब्रेन को यूज करते हुए ऐसे को क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन टाइप्स हमने देखी थी ना, अगर मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें, हमने ओपिनियन को भी देखा, डिस्कस को भी देखा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखा। लेकिन अब देखें, ये जो क्वेश्चन टाइप है ना, ये स्पेसिफिकली जो यहाँ पे ओपन है, इसमें देखें, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द पॉसिबल कासेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एक हो गया ये क्वेश्चन। फिर आ गया व्हाट अफेक्ट डज दिस हैव ऑन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो ये है दो क्वेश्चंस बेसिकली। तो ये क्वेश्चन बनता है डबल क्वेश्चन, टू पार्ट। इसमें आपको दो डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस दिए गए जाएंगे प्रॉम्प्ट में। यानी कि क्वेश्चन में आपको दो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये इसका क्या कहते हैं कीवर्ड है इसे फाइंड आउट करने का। तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला ये है, ये वाला पार्ट। फिर आगे यहाँ पे ये दूसरा ये क्वेश्चन है। तो ये है डबल क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन टाइप है। अब हम, इस दिस पीडीएफ शेयर्ड इन स्लैक, मैं शेयर कर देता हूँ। आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया, तो मैं ना इसे आज कर देता हूँ। कल हमने इस पीडीएफ को ना डिटेल में देखा था। चलें आज अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, जो इसे एक्सप्लेन करने का वे है वो वैसे ही है कि आप इसे इंट्रोडक्शन और दो पैराग्राफ लिखेंगे और एंड पे आप इसे कंक्लूड करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं इन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है। पैराफ्रेज आ गया सबसे पहले, अगेन इसी क्वेश्चन को हम पैराफ्रेज करेंगे। देन एक क्लियर ओपिनियन आ गया आपका। व्हाट, राइट अ टॉपिक सेंटेंस विद अ क्लियर मेन आइडिया, एक्सप्लेन योर मेन आइडिया, डेवलप स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अगेन फिर मेन आइडिया आ गया, फिर क्या कहते हैं आप उसे एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल्स देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी वैसे ही है जो रिपीट होगी। अब देखें, अब हम क्या कहते हैं थोड़ा सा ना आंसर्स पर जाने से पहले देखते हैं कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं पोल्यूशन के बारे में, रिवर्स की, लेक्स की, सीज की। फिर हम लिखेंगे जो लोगों का कंसर्न है उसके बारे में लिखेंगे। फिर हम लिख सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के हवाले से लिख सकते हैं। और फिर हम इस क्वेश्चन का पार्टिकुलरली आंसर करेंगे। फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टॉपिक तो काफ़ी है लिखने के लिए। आप देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। वाटर contamination is a serious form of pollution and one that can be challenging to rectify. There seems to be two main causes involved and a variety of damaging effects on people and the biosphere, which we will discuss here. तो क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड सीज। तो देखें, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये है वाटर की। ये तीनों चीजें वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया वाटर कंटेमिनेशन से। तो इस तरह से इन्होंने इसे रिफ्रेश किया है। Probably the main factor is the issue of emissions from cars, factories, and human activities.
These emissions contain damaging pollutants, particles which can contaminate rainwater, runoff and thus enter the life cycle, water cycle. अब देखें किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो स्टार्ट करते हैं कार से जो धुआं निकलता है, फिर बताया कि वो जो धुआं है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से निकल रहा है, अब वो क्या है, वो सड़क पर क्या कहते हैं फैल रहा है, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं। अब जब बारिश होगी, तो बारिश जब जमीन पे क्या कहते हैं गिरेगी, तो वो जो पोल्यूटेंट्स है ना, वो उस रेन वाटर में ऐड होंगे, और डेफिनेटली वो जो रेन वाटर है ना, वो एट दी एंड कहाँ पे जाता है, वाटर साइकिल में जाता है। यानी कि वो जो रेन वाटर है वो डिस्चार्ज होगा एट दी एंड रिवर्स में, लेक में या सीज में। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं इसका लॉजिकल लिंक बनाया है। By transferring to the water table into aquifers, streams, and rivers. Filtration and processing are not really viable options for such large volumes of water, and so the water table remains tainted with these elements over the long periods. As we see in Eastern Europe today, in situations where soil erosion and leaching have already damaged the local environment, the accumulation can be very serious. The other major cause is the accidental or delayed with and dumping of water products. अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो एक और वाटर की है ना फॉर्म पोल्यूशन की, वो क्या है कि जो हम डेली एक्टिविटी में जो हम डंप करते हैं अपना वेस्ट, उसे क्या कहते हैं एक्सीडेंटल तौर पे या जो जानबूझकर डंप किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। In place outside of controlled landfills or waste processing centers. Even small amount of abundant waste can enter water supplies through the ground, often undetected. तो उन्होंने लिखा है कि इन्वायरमेंट की जो वेस्ट है ना, वो किस तरह से वाटर को डिस्टर्ब करते हैं इस लाइन में। अब आप देखें, व्हाट आर द पॉसिबल काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आंसर हो चुका है। काजेज में उन्होंने क्या लिखा, पहली काज उन्होंने लिखी यहाँ पे डंपिंग की आ गई जो पोल्यूशन है लैंडफिल्स के बाहर। फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा जो है डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स जो हमारी आते हैं उसमें से, अ, गाड़ियों के धुएं में से। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। यस, आप क्वेश्चन पूछने में मेहमान हो। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम इसमें स्पेसिफिकली एग्जाम्पल को प्रोमिनेंट करके लिखेंगे या उसको हम पैराग्राफ के अंदर ही रिलेट करके लिखेंगे। मैम आप प्रोमिनेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल का लिंकिंग वर्ड या फॉर इंस्टेंस। तो ये वर्ड आप यूज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो इसमें लाइक कोई। देखो ना, अगर हम इस पैराग्राफ में लिखा है एज वी सी इन ईस्टर्न यूरोप टुडे, मीन यहाँ से आई थिंक उन्होंने कोई एग्जांपल दे रहे हैं इन सिचुएशंस, जहाँ पे उन्होंने कोई सिचुएशन बताई आई थिंक। यस मैम, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ही लिखी है, एज वी सी इन ईस्टर्न यूरोप टुडे। ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल के तौर पे उन्होंने इसे कोट किया। ओके। अब देखें तो इस ये जो हाईलाइट किया है मैंने पार्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट आ गया इन कंट्रोल लैंडफिल्स। उसके बाद आ गया डैमेजिंग पोल्यूटेंट पार्टिकल्स, कार, फैक्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ओवरऑल इन्होंने इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया है, वो सारे के सारे क्या कहते हैं जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, व्हाट आर द पॉसिबल काजेस, इन्हें इन्होंने आंसर कर दिया है इस पूरे पैराग्राफ में। इन्होंने काजेस भी बताई हैं और यहाँ पे इस पार्ट से एग्जाम्पल भी बताइए। एग्जाम्पल कौन सी बताइए, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पहले पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब वो आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट अफेक्ट डज दिस हैव ऑन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। अब दो तरफ से आंसर देने हैं, एक देना है एनिमल्स पर इसका क्या इफेक्ट है, देन ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो वो सेकंड पैराग्राफ में इसके बारे में लिखेंगे। अब स्टार्ट होता है, द अफेक्ट ऑन एनिमल लाइफ कैन बी स्वेयर। अब वो एनिमल से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, especially for species which are already endangered by such threats such as poaching, habitat loss, and food chain disruptions. अब उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ से स्टार्ट किया है एनिमल्स से। Contaminated water can lead to
dwindling numbers or even potential extinctions has may indeed happen to the Asian tiger पॉपुलेशन। अब देखिए उन्होंने इस स्पेसिफिक एक क्या कहते हैं नेम ले लिया एनिमल का एशियन टाइगर, और उन्होंने बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से क्या हुआ, इनका जो नंबर था वो डिक्रीज हुआ, इवन के पोटेंशियल एक्सटिंक्शन आ गई इस एनिमल की। देन पहली लाइन में उन्होंने क्वेश्चन का एक पार्ट जो एनिमल का था उसे एड्रेस कर दिया। अब वो आते हैं द पेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, अब वो ह्यूमन के पार्ट की तरफ आ रहे हैं। The impact on human society can also be distressing, including the poisoning of drinking water। अब देखें ड्रिंकिंग वाटर आ गया, फेमाइन आ गया जिसे कहते हैं कहत या खुश्क साली, ड्राउट ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ इरिगेशन, यहाँ पे वो खुश्क साली की बात कर रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ लैंड एज वी सी। अब ये बता दिया उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमन के ऊपर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो लिख रहे हैं वर्ल्ड एग्जांपल दे रहे हैं। आफ्टर द भोपाल पॉइजनिंग कैटास्ट्रॉफे इन इंडिया, अब इंडिया में जो इंसिडेंट हुआ था भोपाल का, जिसमें वो क्या कहते हैं गैस लीक हुई थी इन्वायरमेंट में, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। सच इफेक्ट टेंड टू हैव एन especially grave impact on the very poorest in the society with the least resource the counter environment effect। अब देखें ये जो भोपाल का एक्सीडेंट था ना, इसमें वो रिलेटेड था ये इन्वायरमेंट में गैस लीक हुई थी। तो जब उन्होंने इसकी बात की ना, उन्होंने यहाँ पे कहीं भी वाटर को नहीं टारगेट किया, क्योंकि अगर यहाँ पे वो वाटर को किसी तरह टारगेट कर देते तो वो अगर एग्जामिनर को इस इंसिडेंट के बारे में पता होगा तो वो देखेगा कि ये एयर से रिलेटेड इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो आपने इस तरह की एग्जाम्पल को कोट करते हुए इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप गैस की एग्जाम्पल देते हुए वाटर को ना टारगेट करें उसके दरमियान। या अगर आपने कनेक्शन बनाना है तो लॉजिकली बनाएं कि जब रेन हुई तो जो एनवायरनमेंट में गैस थी वो उस रेन के मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व हुई और वो लैंड पे आके गिरी। तो आप इस तरह से लॉजिकल कनेक्शन बना सकते हैं। देन क्या कहते हैं उन्होंने क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया प्रॉपर। अब वो कंक्लूड कर दें। ओवरऑल वी कैन सी द emission and dumping are the main origin of the problem, and that the effect on both humans and animals are exacerbated by the existing environment, criminal or social problems। अब ओवरऑल इन्होंने इस तरह से इसे खत्म कर दिया। तो ये था एक और क्या कहते हैं हमारे पास पैराग्राफ। नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, अब उससे देख लेते हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन है। कार ओनरशिप has increased so rapidly over the past 30 years that in many cities around the world there are constant traffic jams। अब हमने किसके बारे में बात करनी है? ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, कार ओनरशिप, इसके बारे में। तो क्वेश्चन टाइप क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। हाउ शुड वी इम्प्रूव आवर बैंड वोकेबलरी फॉर राइटिंग बैंड। ओके, तो कल भी इसके बारे में डिस्कशन हुई थी कि जो वो कैब है उसके से हम किस तरह से क्या कहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका जो मैंने सजेशन दी थी ना वो यही थी कि आप इस तरह से आके ना इन आंसर्स को पढ़ें और इसके अंदर जो वो कैब यूज हुई है ना आप उसे देखें। जैसे कि यहाँ पे वो कैब उन्होंने जो यूज की है ना यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उस वो कैब को भी लिखा है। तो बजाय कि आप ना अलहदा से वो कैब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप ना इन पैराग्राफ्स को पढ़ें। इसके अंदर जो वोकैब यूज हुई है ना, किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है। जैसे कि ये देखें ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है, अब वेरी रियल फिनोमिनन, अब ये वर्ड है। आप इस वोकैब को देखें कि किस तरह से वो पैराग्राफ्स के अंदर यूज करते हैं। तो इस तरह से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी वोकैब बिल्टअप होती जाएगी। वोकैब को बिल्ड करने का जो बेस्ट वे है वो इन आंसर्स को रीड करके ही है, बजाय कि आप स्पेसिफिक क्या कहते हैं लिस्ट खोल लें और वहां से पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा ये क्वेश्चन टाइप कौन सी है? सर ये जिस तरह आपने पहले बताया कि ये डबल क्वेश्चन टाइप है, जो ये क्वेश्चन क्योंकि इन्होंने इसमें ओपिनियन भी पूछा हुआ है ना, और उसके बाद उन्होंने कोई शायद रीजन पूछ लिया या कोई सोल्यूशन टाइप कुछ, तो ये डबल हो गया ना फिर। यस मैम, ये डबल क्वेश्चन टाइप में आ गया।
तो सबसे पहले आ गया, हाउ टू डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज। अब जो स्टेटमेंट ऊपर दी है, ट्रैफिक जाम्स और कार्स की वजह से, उसके बारे में उन्होंने अपना ओपिनियन पूछा कि आप किस हद तक इससे मुत्फिक हैं। देन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट मेजरमेंट्स कैन गवर्नमेंट टेक टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम द ओनिंग कार्स। अब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पूछ लिया। तो इसे आंसर करने का वही तरीका है कि पहले आप इसी जो क्वेश्चन की लाइन है इसे क्या कहते हैं रिफ्रेश करें, अपना ओपिनियन बता दें स्टार्टिंग में ही, और देन आप फिर क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है उसे एड्रेस करें। तो ये आंसर देखते हैं। इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन द रिसेंट ईयर्स। अब देखें उन्होंने स्टार्ट किया है किस तरह से। तो वो कैब कैसे यूज की उन्होंने, इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन द रिसेंट ईयर्स फॉर सिटीज टू बी इन inundated cars with cars and consequently increased levels of traffic। अब ये जो लाइन है ना, इन्होंने बेसिकली इसे ही रिफ्रेश किया है यहाँ पे। In my opinion, this is very real phenomenon and governments could do more to encourage other modes of transport। अब यहाँ पे उन्होंने जो राइटर है उसका ओपिनियन क्या है, वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ना अदर मोड्स जो है ना ट्रांसपोर्ट के, उसे क्या कहते हैं इनकरेज कर सकती है। अब साथ साथ ना यहाँ पे वो कैब भी है। It has become increasingly common in the recent years. It happens more and more। अब देखें, inundated with, filled with, consequently as a result। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो कैब को यूज किया उन्होंने। अब आते हैं, there is a little doubt that the main cause of traffic in most such as urban areas, one natural consequence for the burgeoning global middle class, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती है, इज अराइज इन ऑटोमोबाइल ओनरशिप। अब वो बता दें कि मिडिल क्लास में जो ऑटोमोबाइल की ओनरशिप है उसके बारे में उन्होंने बताया थोड़ा सा। दिस इज reflected not only the statistical but also in day-to-day reality of millions living in densely populated areas such as Los Angeles, Beijing, and London। The average person living in those cities must choose between sitting in traffic, using a public transport on uh, residing near the to their वर्क प्लेस। अब वो बता दें कि जो डेंसिलेटेड पॉपुलेटेड एरिया है ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने काम पर जाने के लिए, वो क्या करते हैं यूज करते हैं अपनी गाड़ीज को, लेकिन वो इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। देयर इज अ लिटिल चांस दैट दिस पैटर्न विल चेंज इन द फ्यूचर। वो बता रहे हैं कि इसका जो पैटर्न चेंज करने का जो चांस है ना वो बहुत कम है। As many people see owning car is a sign of social status। अब उसकी वजह बता दी है कि जो कार है ना वो सोशल स्टेटस बन चुका है, एंड अ मार्क ऑफ सक्सेस इन लाइफ जनरली। अब जिसके पास कार है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा अपना ओपिनियन स्टेट कर दिया। अब क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ना ये आंसर हो चुका है यहाँ पे। अब वो गवर्नमेंट के पार्ट के डिस्कस करेगा आगे। अब साथ साथ हम ना इसकी वोकैब देख लेते हैं। Very real phenomenal actual development, encourage, push, motivate, modes of transport, way of getting around। There is a little doubt, almost definitely true। Urban areas, cities। तो ये वो कैब भी साथ साथ उन्होंने दी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, since small cars owners will not be dissuaded। अच्छा ये वर्ड देखते हैं ये क्या है, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या है इसका मतलब। कहाँ पे है ये वर्ड, नोट इनकरेज। आप देखें ये वो कैब का वर्ड है। अब जब आप इससे पढ़ेंगे ना क्या कहते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसे यूज भी कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है नॉट इनकरेज। बाय हायर प्राइसेस द बेस्ट मेथड टू कॉम्बैट ट्रैफिक इज टू स्टिमुलेट अदर काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वो आ गया है इसका जो हल है ना उसके बारे में जो गवर्नमेंट कर सकती है।
Since most cities already possesses public transportation in the form of buses and subways, government can simplify a commit to maintaining and expanding existing options. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो ऑलरेडी नेटवर्क है ना सबवे का और बसेस का सिटी के अंदर उसे एक्सपेंड करे। आ स्टैंड आउट एग्जाम्पल। अब देखें एग्जाम्पल को जब उन्होंने स्टार्ट किया ना तो आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। अब ये वर्ड ना कहीं भी फिट हो जाएगा। अ स्टैंड आउट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड बी। अब ये वर्ड अगर आप यूज कर लेना तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है लंदन अंडरग्राउंड विच हैव डजन्स ऑफ लाइंस एंड इज मेंटेन्ड टू अ हाई स्टैंडर्ड एंड अदर pragmatic solution। अब देखें ये भी एग्जाम्पल की बात कर रहा है। एन अदर pragmatic solution would be to encourage use of bikes and motorbikes। अब वो बता रहे हैं कि अगर बाइक यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो ट्रैफिक जैम है उसमें क्या कहते हैं रिलीफ आएगा। Many European countries do this by providing free bicycles for short rides। अब उन्होंने सोल्यूशन भी बता दिया कि जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उसमें बाइसाइकिल्स फ्री अवेलेबल हैं क्या कहते हैं शॉर्ट राइड्स के लिए। In Southeast Asian countries such as Vietnam, urban planners provide lanes specifically for compact motorbikes where there is a far less traffic than in the lanes of for bulky cars। अब वो बता रहे हैं कि वियतनाम में क्या है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया उन्होंने स्पेसिफिक मोटर बाइक्स के लिए लाइंस दी। अब आपको याद हो तो लाहौर में भी आज से 2-3 माह पहले ना ग्रीन लाइन इनिशिएटिव दिया गया था मोटर बाइक्स के लिए के स्पेसिफिक क्या कहते हैं जगह बनेगी मोटर बाइक्स के लिए। तो आप इसकी जगह पाकिस्तान की ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं अगर इस तरह का रियल क्वेश्चन आपको फेस हो एग्जाम में। In conclusion, there is a clear evidence that cities are more crowded than ever before, and the state can curb this trend by enacting policies to promote bicycles, motorbikes in cities। This is a crucial reform not only for quality of life but also the environmental impact। तो इस तरह से उन्होंने इसे आंसर किया है। 322 वर्ड्स बनते हैं आप देख सकते हैं। किसी का क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन हो कोई कुछ ऐड करना चाहे। नीचे वोकैब भी दी गई है साथ साथ आप इस वोकैब को देख लें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखें तो इफेक्ट ऑफ नेचर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रूशियल रिफॉर्म, की चेंज, enacting policies to promote putting in the place laws to help। State can curb this trend, government can hold back this pattern। अब इस तरह से उन्होंने वर्ड्स को दिखाया है। क्राउडेड का वर्ड लॉट्स ऑफ पीपल के लिए यूज होता है। क्लियर एविडेंस, गुड स्पोर्ट। तो आप ना इस तरह से अपनी वोकैब को भी देख सकते हैं इन्हें पढ़ के। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा कोई फीडबैक देगा कि अब तक हमने जो पढ़ा है आपको समझ आ रही है या हेल्प हो रही है आपको? जी सर, आपने काफी अच्छा समझाया। और जिस तरह आप गाइड कर रहे हैं ना कि हम मतलब कि रिपीट ना करें उन वर्ड्स को, तो वो अच्छा बेस्ट अप्रोच है। और सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। अगर मैं राइटिंग टास्क मतलब जिस तरह से कोई भी यहाँ से कोई क्वेश्चन लेती हूँ और वो टास्क लिख के देती हूँ, तो आप मुझे वो रिव्यू कर देंगे जो मतलब मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने आइल्स अटेम्प्ट देनी है। तो मीन मुझे इश्यू आ रहा है कुछ चीज़ों में। तो मैं आपको अगर राइटिंग टास्क स्लैक पे शेयर कर दूँ या चैनल में, तो आप उसको रिव्यू कर दें, और वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस मैम आप अपनी राइटिंग को आप क्या करें कि आप जो क्वेश्चन है उससे भी लिखें और अपनी जो राइटिंग होगी उससे भी लिखें फिर उसे अपलोड करें गूगल ड्राइव पे। और फिर उसका जो लिंक होगा ना कमेंटर एक्सेस के साथ उसे स्लैक में ना जितने भी आर्ट्स के सेशन है सब में शेयर कर दें। तो उससे ओके। क्या होगा आपको डिफरेंट फीडबैक्स और रिव्यूज मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा तो अब आप क्या है आपको ना क्या कहते हैं वेबसाइट का मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप इसमें ना देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो आप क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरह से ना आंसर्स दिए गए। जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं इन्हें पढ़ेंगे ना उतनी ज्यादा आपकी वोकैब बिल्ड होगी
उतना ज्यादा आपको क्या कहते हैं लिखने का जो होगा ना पैटर्न, वो पता चलेगा कि लिखना कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको आइडियाज मिलेंगे। आपके पास आइडियाज जितने ज्यादा होंगे ना, उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा वो लिखने में। तो ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ वेबसाइट, आप इससे देख सकते हैं। अच्छा देन क्या हमें कहते हैं। यस क्वेश्चन मैम। था कि हमें मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है इन साइट्स के ऊपर? मैम, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इस साइट पे नहीं है, वो एक और साइट है। क्योंकि आप सर इस मैं ऑलरेडी ये आल सिमुलेशन पे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, तो स्पीकिंग पे भी और राइटिंग पे भी। तो लेकिन ना मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा मैं अपना फुल मॉक टेस्ट दूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि मतलब मेरा कितना बैंड स्कोर है। यस मैम, आप क्या कहते हैं फुल मॉक टेस्ट लाजमी दें। मैं भी इसकी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये वेबसाइट आप देख लें। इसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, मैं दोबारा शेयर कर हाँ देता हूँ। यहीं यहीं पे मैं कर देता हूँ, आप ना कॉपी कर लीजिएगा। ओके। अब ना देखें, यहाँ पे ना बुक 19 से लेके नीचे चलते जाएं, और बुक क्या कहते हैं 10 तक ना, 11 तक या 10 तक, यहाँ पे देखें सारे मॉक टेस्ट हैं। ओके। तो आप इन्हें ओपन करें। लिसनिंग का पहले ओपन कर दें, लिसनिंग का दें, फिर क्या कहते हैं स्पीकिंग का तो डेफिनेटली आप नहीं दे सकते। रीडिंग का दें और राइटिंग का दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे ना प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। अच्छा सर यहाँ पे तो क्या हमारे स्कोर शो होते हैं फिर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, या बैंड? यस मैम, यस मैम, शो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल ओवर मतलब सभी मॉड्यूल्स का शो होता है या इंडिविजुअली शो हो रहे होते हैं? मैम इंडिविजुअली है। वो ऐसे है कि देखें, आपने ये ओपन किया। आप देखें जो है ना स्कोर का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा लिस्टिंग में और रीडिंग में, क्योंकि इसका स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो आपका क्या है। जो मॉड्यूल है राइटिंग का और स्पीकिंग का, वो आप सिर्फ गेस कर सकते हैं कि मेरा ये बैंड आएगा विद अच्छा द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और जो सीनियर्स है सर मैंने ना वो। एक एक इसका सेशन था लास्ट मंथ, तो सर ने शेयर की थी कि आप ना स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। वो साइट थी स्मार्ट टॉक। तो वहाँ पे मैंने ना स्पीकिंग की प्रैक्टिस की तो मेरे बैंड आए थे 7.5। मतलब उसमें ये था कि मैं ये ग्रामेटिकली और इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। जस्ट मैंने फ्लुएंसी से ना यानी ओके स्पीकिंग सर। इस वजह से। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि लेकिन ना इस तरह से हुआ था, अगर मैं किसी और साइट पे स्पीकिंग कर रही हूँ ना तो मेरे उतने बैंड्स नहीं आ रहे जितने मेरे उस साइट पे आए थे। और ये भी हुआ कुछ के मतलब कि उस तरह से मेरी फ्लुएंसी भी नहीं थी, आई थिंक ये भी इशू था उसमें कोई। फिर इसका मैम ये होगा कि वो जो वेबसाइट जिस मेथड को यूज कर रही है ना आपकी स्पीकिंग को बैंड कैलकुलेट करने के लिए, वो ना काफी, जिसे कहते हैं ना, लाइट है। आई थिंक फिर ये उसका रीजन हो सकता है, अगर आपकी ना स्पीकिंग का वो उसको दूसरी वेबसाइट पे नहीं आ रहा। जी। तो आप ऐसा करें, वो जो वेबसाइट है उससे शेयर कर दें अगर आपको उसका नेम याद है। हाँ यस। लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए ये वेबसाइट क्या कहते हैं ऑलरेडी मैंने शेयर की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस स्मार्ट टॉक, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना यहाँ पे जो बैंड है उसके बारे में ना क्या कहते हैं प्रॉपर, यहाँ पे रियल टेस्ट में ना आपका कैलकुलेट भी होता है और यहाँ पे दिखाते भी हैं। तो लिस्टिंग और रीडिंग के लिए ना आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर बैंड कैलकुलेट करके दिखाता है। जो रेटिंग है वो आप रिव्यू करवा दें या चैट जीपीटी से पूछ लें कि मेरा स्कोर क्या है। ओके। और जो स्पीकिंग स्पीकिंग है उसके भी डेफिनेटली या तो आप चैट जीपीटी के थ्रू क्या कहते हैं उसे कंडक्ट कर दें, या उसकी प्रैक्टिस है जितनी ज्यादा आप करें। ओके सर। तो आप आते हैं मॉक टेस्ट पे। अच्छा, ये रीडिंग का है, एकेडमिक राइटिंग। आप देखें ये आ गया एकेडमिक राइटिंग का।
इसे हमने कल परसों आई थिंक देख लिया था डिटेल में। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी देख लिया था। अब आते हैं यहाँ पे नीचे। अब ये हमें हमें ना क्वेश्चन दिया है उन्होंने, यहाँ पे देखें। Arts academic writing task 2. You should spend 40 minutes on the task. Write about the topic. It is important for everyone, including young people, to save money for their future. अब ये क्वेश्चन की उन्होंने लाइन दी है। लाइन क्या है? मनी से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, स्पेशली यंग पीपल से रिलेटेड, और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। आप देखें यहाँ पे ना, अगर आप डिटेल में पढ़े ना, तो ओवरऑल देखें एवरीवन भी है, यंग पीपल को स्पेशली टारगेट करना है आपने, और फ्यूचर के बारे में बात करनी है, सेम मनी। तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना लाजमी है। फिर क्या है, डू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ये एग्री डिसएग्री क्वेश्चन टाइप है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो ये वाला क्वेश्चन टाइप है। अब नीचे उन्होंने उसका ना 7 बैंड स्कोर का आंसर भी दिया है। अब इसे पढ़ लेते हैं। Saving money for the future is always a very good idea. First of all, money is something that is needed in almost all areas in life. Whether you are young or old, you need money to buy everyday things like food, clothing, etc. etc. Young people are usually often full of enthusiasm about life, their future. They are looking forward for the first job, to meeting new people, or to getting to know as much as world as they can. Many tend to live in the present rather than in the future, so that they don't always plan ahead. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप ना इस ये जो वर्ड है ना डोट, आप इसे इस तरह से ना लिखें, इसे प्रॉपर लिखें डू नोट जब आप अपनी राइटिंग में लिखें, ताकि क्या कहते हैं ये, क्योंकि एकेडमिक जो फॉर्मेट है ना राइटिंग का, उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वर्ड लिखना पड़ेगा। when you people get older and settle down, they realize that buying a house, starting a family, अब देखें ये फ्यूचर की बात हो रही है सारी। Caring for your health takes up a good considerable amount of money. Everybody who began saving money is in younger years is glad to have done so. However, saving money is not always possible when you are young. अब वो बता रहे हैं कि जब आप यंग होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा। Sometimes unforeseen expenses, अब देखें ये vocab यूज की है, unforeseen expenses cannot be avoided. Life situations are suddenly changes, or there is never even though money available even for the most necessary things. So, अब ये गलती है देखें, so how could you save money for the future in this case? In general, you have, अच्छा देखें वो एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी ना एग्जांपल दी है। ये जो अनफोर्सीन एक्सपेंसेस है ना, ये एक तरह से एग्जांपल है, और फिर उन्होंने बताया है कि आप इस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह से पैसे बचाएंगे। In general, you have to ask yourself what your priorities in life are. What are the things you cherish most? It is important for you to plan ahead, or do you prefer just enjoying the moment that you live in? अच्छा, अगर आप देखें ना, ये जो ओवरऑल टोन है लिखने की, ये जो टोन है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी क्या कहते लिखा है पर्सन ने जो प्रैक्टिस कर रहा है। अभी अभी देखें सो का ये भी गलती है, और फिर किस तरह से ना उसने चीज़ों को लिखा है। यहाँ पे देखें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 2 दफ़ा यूज़ किया है, फिर यहाँ पे कोमा नहीं आया, तो इस तरह की गलतियाँ हैं इसमें ओवरऑल। Everybody has make own choices and to consider what is really essential for him or herself. ठीक है। In any age, taking a moment to, और यहाँ पे भी गलती है थोड़ी सी, on your life and looking back at your choices, you thinks, again यहाँ पे connection नहीं बन रहा, you have already done is always a good thing to do. If you know yourself well and art about all the things that really make you happy,
you will be able to make their right decision in financial issues as well as areas in life. In what way money plays important role will be easy to find out then perhaps you need less than you first thought years ago. अच्छा, ये ना बिल्कुल एक रैंडम सा क्या कहते हैं आंसर जिसमें ना क्या कहते हैं कोहेरेंस और कोहेजन भी सिर्फ इस पैराग्राफ में थोड़ी सी है, बाकी क्या कहते हैं रैंडम चीजें लिखी हुई हैं। अब देखें इस तरह से रैंडम लिखने से ना, अब देखें क्या है, उन्होंने इसे बैंड्स को 7 बताया है। तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग में आपने बेसिकली अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया ना, ये सारी सारी बातें आपने जो यहाँ पे लिखी हैं वो कर दी। और यहाँ पे देखें कुछ भी ऐसा वोकैब नहीं यूज हुआ जो हमें पता ना हो। इतने से लाइन में ना कोई भी ऐसा वोकैब नहीं है जो नया हो। एटलीस्ट मेरे लिए तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे सारी चीजें नई थी ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे देखें ना चीजें नई नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह का आंसर भी लिख लें ना तो आपका बैंड 7 आ सकता है। इसका वर्ड काउंट देख लेते हैं, वर्ड काउंट क्या है। ये काउंट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये काउंट नहीं कर रहा, इसमें रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। अच्छा, ये ना ये काउंट नहीं चल रहा इसका। हाँ, काउंट इसका नहीं चल रहा। चलिए इसका काउंट बाद में देख लेते हैं। और यहाँ पे ना एग्जामिनर का देखते हैं, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। This is a strong response to the task. Okay. In first paragraph, the candidate make their view clear. Okay. Agreeing with the statement that saving money for the future is a good idea. Okay. In next two paragraphs, they present ideas on how saving money is quite challenging. अब देखें उसने आइडिया जो दिया था इस जगह पे, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस वाली, ये सारा आइडिया है। एग्जामिनर ने इसके बारे में बात की है। ओके। Young people can tend to live in the present, so always don't plan ahead of choosing starting families, and healthcare can be high unforeseen wedding. The rest of the response is about how people can decide how much to spend and how much to save. The last line perhaps अभी वो line बताई है, suggests that saving is not answer for everyone. The ending gives advice to the reader rather than summarizing the main idea. अच्छा देखें, यहाँ पे वो बता रहा है, एग्जामिनर क्या बता रहा है कि जो एंडिंग एडवाइस है ना वो रीडर्स के लिए तो अच्छी है, वो रीडर्स के लिए, लेकिन वो क्या कर रही है, क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है उसे समराइज नहीं कर रही। आइडियाज आर इजी टू फॉलो एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, थिंकिंग एक्सप्रेशंस एज वेल एज इंटीग्रेटेड। अब देखें ये वेदर, समटाइम्स, परहैप्स, ये जो वर्ड्स है ना ये लिंकिंग वर्ड्स हैं, इसका यूज हुआ है। Generally accurate, cohesive devices are usually well. Many tend to everybody, तो ये जो words हैं ये यूज किए हैं। तो इसके बारे में एग्जामिनर ने बताया there is some high level vocab। अच्छा, हाई लेवल vocab क्या है, full of enthusiasm। अब देखें ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है डे टू डे लाइफ में, कुछ नया नहीं है इसमें। टेंड टू लिव इन द प्रेजेंट, सेटल डाउन, अनफोर्सीन, ये ना इतने क्या कहते हैं हाई लेवल वो कैब नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने इसे अच्छे वर्ड्स के तौर पे कंसिडर किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आर्ट्स की जो एकेडमिक राइटिंग की वो कैब है ना वो इतनी भी चैलेंजिंग नहीं है। हम हमारे लिए बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद क्या कहते हैं, ओवरऑल ये है टू अचीव अ हायर स्कोर द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कंक्लूजन। अच्छा देखें, एग्जामिनर यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका स्कोर जो 7 है ना वो हायर क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है
कि उसने क्या किया, the candidate should ensure that the conclusion summarize the main idea and use effective paragraphing, especially in the second half of the response. इसका बैंड स्कोर 7 से ना 8 जा सकता था। एग्जामिनर ने उसकी वजह क्या बताई है कि उसने लास्ट में क्या किया, कंक्लूड नहीं किया, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखी है कि कंक्लूजन लाजमी है, ये पार्ट उसने नहीं किया। उसके बाद क्या है, कौन सा था यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये देखें ये कैसे यूज किया, एक लाइन लिख दी, फिर एक लाइन लिख दी, फिर एक लाइन लिख दी। तो ये भी क्या कहते हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं है। एग्जामिनर ने यहाँ पे इसे हाईलाइट किया, इफेक्टिव पैराग्राफिंग यूज नहीं किया उसने, तो इस वजह से इसका बैंड स्कोर अच्छा नहीं आया। 7 फिर भी क्या कहते हैं इसलिए अच्छा है कि ओवरऑल बैंड स्कोर हमारा अच्छा आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी आपने वही यूज करनी है कि जो यहाँ पे यूज है। देखें, पहले आ गई इंट्रोडक्शन की लाइन और अपना ओपिनियन आ गया, देन आपने एक पैराग्राफ में फर्स्ट को आंसर कर दिया, फिर सेकंड पैराग्राफ, देन आपने कंक्लूजन लिख देना। तो आप इस पैटर्न को यूज करेंगे ना तो आपका बैंड स्कोर अच्छा आएगा। तो टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, देन क्या कहते हैं इसे ना कंप्लीट करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह